बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में आरोही अपनी नानी के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही आरोही के माता पिता की मृत्यु एक ट्रेन हादसे में हो जाती है। आरोही के पिता अपनी छोटी सी जमीन में सब्जियां उगाते थे और उन्हें बेचा करते थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद आरोही भी उसी जमीन में सब्जियां उगाती थी और उन्हें बेचा करती थी। सब्जियां बेचकर उसे जो भी कुछ पैसे मिलते थे उसी से वह अपना और अपनी नानी का पालन पोषण करती थी। इसी गांव में आरोही की एक बहुत अच्छी दोस्त थी नैना, जो बहुत अमीर थी। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जहां आरोही एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी, वहीं दूसरी तरफ नैना महल जैसे घर में रहा करती थी। एक दिन नैना अपने कुछ पुराने कपड़े और सैंडल आरोही के पास लेकर आती है और उससे कहती है, आरोही यार, तुझे तो पता है कि मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी आ रही है और मेरे सभी दोस्त बहुत अमीर हैं। उनके पास अच्छे अच्छे ड्रेस और अच्छे अच्छे सैंडल है। बस तुम ही थोड़ी गरीब हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अपने पुराने कपड़े और सैंडल दे देती हूँ। इन्हें पहनकर तुम पार्टी में आ जाना, ठीक है? नैना, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं किसी की उतरन नहीं पहनती। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी है मैं इसी में खुश हूँ। और अगर तुम्हें मुझे इस हाल में देखकर पार्टी में बुरा लगेगा तो ठीक है, मैं पार्टी में नहीं आऊंगी। तुम अपने अमीर दोस्तों के साथ एंजॉय कर लेना। ठीक है, अगर तुम्हें इन पुराने कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है तो मैं डस्टबिन में फेंक दूंगी। मुझे लगा था कि तू ऐसे हाल में मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी में आएगी तो सब तेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। बस यही सोचकर मैं तेरे पास आ गई। लेकिन तुम्हें जैसा आना है तो मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी पार्टी में आ जाना, ठीक है? ऐसा कहकर नैना वहाँ से चली जाती है और आरोही अपनी जमीन से ताजी ताजी सब्जियाँ लेती है और उन्हें बाजार में बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। पालक, धनिया, मेथी, मटर, गाजर, टमाटर, आलू। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। इस तरह से आरोही इतने तेज कड़कड़ाती धूप में अपनी सब्जियां बेच रही थी। आज आरोही के पास बहुत कम ग्राहक आते हैं, मगर उसकी जितनी भी सब्जियां बिकती है वह उन्हें के पैसे लेकर घर जा रही थी। तभी उसे सामने एक बेकरी नजर आती है, जिसे देखकर आरोही सोचती है, मैं रोज इसी रास्ते से गुजरती हूँ और इस बेकरी पर हमेशा इसी तरह से भीड़ लगी रहती है। आजकल सब लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं ना, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी बात को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए सब केक खरीदते हैं, पेस्ट्री खरीदते हैं। नानी को भी तो बहुत अच्छे केक बनाने आते हैं, लेकिन अब वह केक तो बना नहीं सकती, लेकिन मुझे बनाना सिखा तो सकती है। अगर मैं भी बेकरी खोल लूँ तो हाँ, मुझे नानी से बात करनी चाहिए, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर आरोही घर वापस आ जाती है और अपनी नानी से कहती है, नानी जी, आपको पता है आजकल केक बहुत ज्यादा तादाद में बिक रहे हैं, इसलिए मैं सोच रही थी अगर मैं भी छोटी सी बेकरी खोल लूं तो सब्जियां बेचने से ज्यादा पैसे तो मिल ही जाएंगे। इतनी तेज कड़कड़ाती धूप में एक गली से दूसरी गली सब्जियां बेचती रहती हूँ और पैसे भी ज्यादा नहीं मिलते। बेकरी होगी तो उसके अंदर बैठकर आराम से केक बेचती रहूंगी। और आपको तो केक बनाने बहुत अच्छे आते हैं, आप मुझे केक बनाना सिखा देना। हाँ बेटा, सोच तो तुम बिल्कुल सही रही हो, मगर बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि हम बेकरी खोल सकें। बेकरी खोलने में तो बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे। हमारे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है, सोने की चीज भी नहीं है जिसे बेचकर हम बेकरी खोल सके। सब्जी बेचकर तुम बस इतने ही पैसे कमा पाती हो कि हम बहुत मुश्किल से 2 समय का खाना खा पाते हैं। मेरी दवाइयाँ भी समय पर नहीं आती, इतना बड़ा काम हम कैसे कर सकते हैं बेटा? नानी जी, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। आपको पता है ना, जमींदार सूद पर पैसे देते हैं, तो बस बेकरी खोलने के लिए हम अपने इस छोटे से मकान को गिरवी रख देंगे और जब बेकरी चलने लगेगी तो पैसे जमा करके अपने घर को छुड़ा लेंगे। देखना नानी जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बेकरी बहुत अच्छी चलेगी। कृपया करके मान जाइए ना। आरोही की नानी मान जाती हैं और आरोही खुशी खुशी अपने घर के पेपर लेकर जमींदार के पास जाती है और उनसे कहती है, जमींदार जी, आप सूद पर पैसे देते हो ना, तो ये लीजिए मेरे घर के पेपर और मुझे सूद पर पैसे दे दीजिए। कुछ ही समय में मैं आपके पैसे लौटा दूंगी और अपने घर के पेपर वापस ले जाऊंगी। यह घर के पेपर तो कोई खास नहीं है, छोटा सा ही घर है, तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे।
आरोही जमींदार से थोड़े से पैसे लेकर आ जाती है और साथ में केक बनाने का सामान भी, और अपनी नानी से केक बनाना सीखती है। और थोड़े ही समय में आरोही बहुत अच्छे केक बनाने लगती है और वह अपनी एक छोटी सी बेकरी खोलती है जिसमें वह अपने हाथ के बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाकर लगाती है। ऐसे ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन आरोही के पास एक भी ग्राहक नहीं आता और वह उदास होकर घर चली जाती है। तभी आरोही की नानी आरोही से कहती है, आरोही बेटा, लगता है आज भी तुम्हारा कोई केक नहीं बिका, तभी तुम इतनी उदास नजर आ रही हो। हाँ नानी जी, आज भी मेरा कोई केक नहीं बिका। लगता है मेरी बेकरी छोटी है ना, इसलिए कोई भी ग्राहक मेरे पास आ ही नहीं रहा। मगर नानी, मैं कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखना, एक दिन मेरी बेकरी बहुत अच्छी चलने लगेगी, आप परेशान मत होइए। ऐसा कहकर आरोही अपनी नानी और खुद को दिलासा देती है और अगले दिन दोबारा से अपनी बेकरी पर जाती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त नैना आती है और उससे कहती है, अरे यार आरोही, यह तो तूने बहुत अच्छा किया जो तूने बेकरी खोल ली। आज मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना, तो मैं तेरी बेकरी से ही केक लेकर जाऊंगी। 5 अलग-अलग वैरायटी के केक पैक कर दे, 2 वनीला, 2 स्ट्रॉबेरी और 1 चॉकलेट। हाँ, और तू भी समय पर आ जाना, ठीक है? ऐसा कहकर नैना उसकी बेकरी से 5 केक ले जाती है। शाम को आरोही भी पार्टी में चली जाती है। आरोही की बेकरी के केक सभी को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। सब केक की बहुत तारीफ करते हैं और नैना से बेकरी का पता पूछते हैं, तो नैना सबको बताती है कि यह उसकी दोस्त आरोही की बेकरी है। और अगले दिन से आरोही की बेकरी पर लाइन लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ से बने केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसके घर के हालात पहले से बेहतर हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गरीब की यहाँ खुशियाँ ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। आरोही के सामने एक बहुत बड़ी बेकरी थी, जिसके पास अब ग्राहक आने कम हो जाते हैं। तभी उस बेकरी की मालकिन कंचन सोचती है, जब इस आरोही की बच्ची ने बेकरी खोली थी तो मुझे लगा था छोटी सी है, चलेगी नहीं, लेकिन अब देखो, देखते ही देखते कितनी चलने लगी है। मेरे ग्राहक कम होने लगे हैं। मैं इसे आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ने नहीं दूंगी, मुझे इसके पर काटने होंगे, वरना मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। और मेरा धंधा चौपट हो जाए, नहीं नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब देख मैं तेरे साथ करती क्या हूँ, मुझसे बच के तो दिखा। ऐसा सोचकर कंचन आरोही को बर्बाद करने का प्लान बना लेती है। और वहीं दूसरी तरफ आरोही बहुत खुश थी और वह अपनी नानी के लिए नई साड़ी और समोसे और चाउमीन, बहुत सारा खाने का सामान लेकर जाती है और अपनी नानी से कहती है, नानी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं हार नहीं मानूंगी, कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखिए, अब मेरी बेकरी पहले से कितनी अच्छी चलने लगी है। बस अगर इसी तरह से चलती रहेगी तो कुछ ही दिनों में मैं घर के कागज भी छुड़ा लूंगी। नानी, आपके लिए साड़ी और समोसे चाउमीन लेकर आई हूँ, यह लीजिए, इसे खा लीजिए। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, कोशिश करने वालों और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम ऐसे ही मेहनत और कोशिश करती रहना और देखना, एक दिन तुम्हारी जगह जगह पर बेकरी होंगी। मुझे बहुत खुशी है तुम कामयाब हो रही हो। इस तरह से दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। कंचन रात हो जाने के बाद आरोही की बेकरी पूरी तरह से जला देती है और बहुत खुश होती है। आरोही गरीब की बच्ची, ये देख, मैंने तेरी बेकरी पूरी तरह से जला दी है। अब तो इतना बड़ा नुकसान कहाँ से चुकाएगी? अब मजा आएगा। मेरे ग्राहक तोड़ने चली थी और मैंने बेचारी को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसा सोचकर कंचन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। सुबह होने के बाद आरोही खुशी खुशी अपनी बेकरी पर आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बेकरी पूरी तरह से जल चुकी थी। यह देखकर आरोही बहुत फूट फूट कर रोती है। अरे नहीं, यह क्या नर्त हो गया? मेरी बेकरी तो पूरी तरह से जल गई। इसके अंदर कितना सारा सामान रखा था, वह भी सब जलकर राख हो गया। अब मैं मेरे घर को कैसे छुड़ाऊंगी? नानी की दवाइयाँ, खाना पीना कैसे करूंगी? यह जिसकी दुकान है वह तो मुझसे इसके पैसे मांगेगा। यह सब क्या हो गया? मेरी खुशियों को किसकी नजर लग गई? ऐसा कैसे हो सकता है? रात तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक क्या हो गया?
मेरी खुशियाँ, दुकान, घर सब कुछ उजड़ गया। अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ऐसा सोच सोचकर आरोही बहुत ज्यादा रो रही थी। आरोही को रोता हुआ एक परी देख लेती है तो आरोही के ऊपर उसे बहुत तरस आता है और वह आरोही के पास जाती है और उससे कहती है, आरोही, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ चलो मेरी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी के पास। वह परेशान और अच्छे लोगों के काम आती है। तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा दूसरों की मदद करती हो। मैंने देखा कि तुम किस तरह से गरीब बच्चों को अपनी बेकरी से केक देती हो। जिसका दिल इतना अच्छा हो उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। आओ मेरे साथ चलो मेरी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी के पास। ऐसा कहकर वह परी आरोही को अपने साथ उड़ाकर अपनी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी के पास ले जाती है। एक तरफ सोने की केक बह रहे थे और दूसरी तरफ चांदी की केक बह रहे थे। तभी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी से आवाज आती है, परी, जैसा कि तुम जानती हो इस नदी के केक सिर्फ वही लेकर जा सकता है जो मेरे सवालों के सही सही जवाब दे। तो मैं इस लड़की से कुछ सवाल पूछती हूँ। अगर यह अपनी परीक्षा में पास हो गई तो मैं इसे जादुई सोने और चांदी के केक की नदी से जादुई केक दे दूंगी। सुनो लड़की, तुम्हारे सामने दो बच्चे भूखे हैं और तुम्हारे पास सिर्फ एक रोटी है, लेकिन वह बच्चे काफी समय से भूखे हैं। अगर वह तुमसे एक रोटी मांगेंगे तो उस समय तुम क्या करोगी? मैं उस समय उन दोनों बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी, क्योंकि मेरी नानी हमेशा मुझसे कहती है भूखे लोगों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। इसलिए मैं एक समय भूखे रहकर इतना सारा पुण्य कमाना चाहूंगी। आरोही, तुम बहुत अच्छी हो, अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, वरना आज के टाइम में कोई भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता। अब तुम जादुई सोने और चांदी के केक की नदी से एक सोने का केक और एक चांदी का केक लेकर जा सकती हो। जादुई सोने के केक से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और जादुई चांदी के केक से तुम्हें हमेशा केक मिलते रहेंगे, जिसकी मदद से तुम्हें अब कोई भी कमी नहीं होगी। आरोही खुश होकर जादुई सोने और चांदी की नदी से जादुई केक लेकर आ जाती है और जादुई सोने के केक से बहुत सारी धन दौलत लेकर अपना सारा कर्जा चुका देती है और अपनी एक बहुत बड़ी बेकरी खोलती है और जादुई चांदी के केक से केक लेकर उस बेकरी में बेचती है। इस तरह से आरोही की बहुत सारी बेकरियां होती हैं और उसका बहुत नाम होता है। आरोही कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाती है और जब इस बात की खबर कंचन को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह मामूली सी लड़की इतनी आगे नहीं बढ़ सकती। आज उसकी एक नहीं, दो नहीं, 5-5 बेकरियां हैं और वह इतनी अमीर नहीं हो सकती। मुझे पता लगाना होगा आखिर उसे क्या मिला है जो इतनी जल्दी इतनी ज्यादा अमीर हो गई। हाँ, मुझे पता लगाना ही होगा। ऐसा सोचकर कंचन उसके घर जाती है तो उसे पता चल जाता है कि जादुई सोने और चांदी की केक की मदद से वह इतनी अमीर हुई है और एक दिन मौका देखकर वह जादुई सोने का केक चुराकर लेकर आ जाती है और घर आकर उससे कहती है, ये है जादुई सोने का केक, इससे जो भी कुछ मांगते हैं ये दे देता है। ये जादुई सोने का केक मुझे बहुत सारी धन दौलत दे, इतनी सारी धन दौलत कि मुझसे ज्यादा अमीर कोई और ना हो और वह आरोही की बच्ची दोबारा से गरीब हो जाए, उसके पास कुछ भी ना रहे। जल्दी से तू मुझे बहुत सारी धन दौलत दे दे। कंचन के इतना कहते ही जादुई सोने के केक के अंदर से धन दौलत तो नहीं बल्कि बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं जो उसे तुरंत ही डस लेते हैं और उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। कंचन को उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और वही दूसरी तरफ आरोही अपने साथ साथ पूरे गांव की भी बहुत मदद करती है और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे स्वभाव और दूसरों की मदद करने की वजह से आज उसके पास जादुई सोने और चांदी के केक थे, जिसकी वजह से आज वह एक खुशहाल जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में खुशबू और जूही दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। खुशबू और जूही की माँ खुशबू से प्यार नहीं करती थी, वह सिर्फ जूही से ही प्यार करती थी। वह इसलिए
क्योंकि खुशबू के जन्म से पहले वह बहुत ज्यादा अमीर थे और जिस दिन खुशबू का जन्म हुआ उसी दिन खुशबू के पिता का बिजनेस बहुत ज्यादा लॉस में चला गया और वह पहले से गरीब हो गए। इसका जिम्मेदार कमला खुशबू को ही समझती थी। वह उसे मनहूस मानती थी, इसलिए उससे प्यार नहीं करती थी। लेकिन खुशबू के पिता वह दोनों बेटियों को एक समान ही प्यार करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। खुशबू का 15वां जन्मदिन आता है और वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, माँ, आज मेरा जन्मदिन है। मैं जानती हूँ कि आप मेरे इस दिन से खुश नहीं होती और मुझे विश भी नहीं करती। माँ, जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी क्या गलती? आप वह सारी बातें भूल क्यों नहीं जाती? मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती। जिस दिन तू इस दुनिया में आई थी और हम गरीब हुए, मैंने उसी दिन तुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। तेरी मनहूसियत की वजह से हमसे हमारा सब कुछ छिन गया और तू चाहती है कि तबाही वाले दिन को मैं सेलिब्रेट करूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चली जा यहाँ से। तेरा मनहूस दिन कभी सेलिब्रेट नहीं होगा। जूही बेटा कहाँ है? चल, आज तुझे मैं शॉपिंग करा के लेकर आती हूँ। बहुत दिन हो गए, तू अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं लेकर आई। ऐसा कहकर कमला खुशबू के ही सामने जूही को इस तरह से आवाज लगाती है। तभी वहाँ पर खुशबू के पिता आ जाते हैं और वह कहते हैं, अरे भाग्यवान, आज तुम्हारी बेटा का जन्मदिन है। आज तो सारी कड़वाहट छोड़ दो। अगर तुम खुशबू को अपनी बेटी नहीं मानते तो मत मानो। मैं तो अपनी बेटा का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूंगा। खुशबू अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन उसे अपनी माँ का प्यार नहीं मिलता। लेकिन वह एक बात से खुश थी कि चलो, माँ का प्यार नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पिता तो उसके साथ हैं। इसलिए वह अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और खुशी खुशी अपने पिता के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहाँ जाकर खुशबू के पिता खुशबू का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और वह सेलिब्रेट कर घर आ रहे थे। तभी रास्ते में खुशबू के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद खुशबू बहुत ज्यादा फूट कर रोती है और जब इस बात की खबर कमला और जूही को लगती है तो वह भी दौड़ते हुए वहाँ पर आती हैं और कमला खुशबू की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है, मनहूस, भर गया तेरा पेट अपने पिता को खाकर। अगर अभी भी भूखी है तो मुझे भी खा ले, अपनी बहन को भी खा ले। तूने मेरा मुझसे सुहाग छीन लिया। अगर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करती तो मर तो नहीं जाती। मैंने पहले ही मना किया था कि तेरे कदम मनहूस है। पहले हमसे हमारा कारोबार छीन लिया और अब उसके बाद मेरी बेटी से उसके पिता और मुझसे मेरा पति। तो बेटी नहीं, डायन है, डायन। मेरी नजरों से दूर हो जा। मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। चली जा यहाँ से। माँ, मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। वह सिर्फ जूही दीदी के पिता नहीं थे, मेरे भी पिता थे। मुझे भी उतना ही दुख हो रहा है जितना आपको हो रहा है, लेकिन पिताजी की मौत का जिम्मेदार आप मुझे तो मत समझिए। पिताजी की किस्मत में जो लिखा था वह उनके साथ हो गया। हम किसी की किस्मत को तो नहीं मिटा सकते। देखा मम्मी कैसे कह रही है कि पिताजी की किस्मत में मौत लिखी थी तो इसलिए उन्हें मौत आ गई। अब आप इस मनहूस को घर के अंदर मत आने देना, वरना पता नहीं अपनी मनहूसियत से आपको और मुझे और न खा ले। मुझे तो और जीना है। मैं इसकी मनहूसियत से मरना नहीं चाहती। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। देख खुशबू की बच्ची, मैं तुझे जन्म देकर बहुत ज्यादा पछता रही हूँ। तूने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब मैं और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अपना काला साया लेकर हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जा और कभी लौटकर मत आना। अगर तूने एक पल के लिए भी मुझे अपनी माँ समझा होगा तो तू अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी नहीं आएगी, बहुत दूर चली जाएगी हमारी जिंदगी से। बेचारी खुशबू अपनी माँ की सारी बात मान लेती है और अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होती। वह दूर से खड़ी होकर देखती रहती है और अपनी माँ और बहन की जिंदगी से बहुत दूर जाने का फैसला कर लेती है और वह रोते हुए इस गांव को छोड़कर शहर जा रही थी, लेकिन उसके पास एक भी रुपया नहीं था। बेचारी खुशबू भूखी प्यासी खाली हाथ बस जंगल के रास्ते चले ही जा रही थी। इसी तरह खुशबू को चलते चलते 2 दिन हो जाते हैं। तभी वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बहुत रोती है।
मुझे लगा था कि माँ मुझे गुस्से में डांट रही है, जैसे ही उनका गुस्सा शांत होगा वह मुझे लेने आ जाएंगे, लेकिन शायद सच में वह मुझे मनहूस समझती है, पिताजी का कातिल समझती है। बचपन से लेकर आज तक माँ के प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन माँ बचपन वाला हादसा भूल ही नहीं पाई कि एक और हादसा हो गया। मेरी वजह से पिताजी भी इस दुनिया से चले गए। लगता है मैं सच में ही मनहूस हूँ। तभी तो मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सोचकर खुशबू बहुत रोती है। तभी खुशबू को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ कोई है क्या? कोई मेरी आवाज सुन सकता है? मैं मुसीबत में हूँ, मेरी जान को खतरा है, कृपया करके मुझे बचाओ। कोई यहाँ मेरी आवाज सुन सकता है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी जान खतरे में है। खुशबू यह आवाज सुन लेती है और वह तुरंत उस आवाज का पीछा करने के लिए जैसे ही दौड़ती है तो वह देखती है कि एक पिंजरे में बहुत सुंदर सुनहरी जल परी कैद थी। तभी वह उस सुनहरी जल परी के पास जाती है और उससे कहती है, जल परी सच में होती है? आज तक तो मैं सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुनती आ रही हूँ कि जल परी भी होती है। हाँ, मैं सच में जल परी हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं मर जाऊंगी। कृपया करके जल्दी से यह जाल खोल दो ताकि मैं अपने जादुई सोने की नदी में जाकर सांस ले सकूं। आप चिंता ना करो, मैं अभी आपका यह जाल खोल देती हूँ। मैंने पढ़ा था कि जल परियां पानी के बाहर ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती। आपकी जान को खतरा है, मैं अभी आपका ये जाल खोल देती हूँ। ऐसा कहकर खुशबू जैसे ही जाल खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो उसे बहुत तेज का करंट लगता है। तभी जल परी खुशबू से कहती है, लगता है उस दुष्ट जादूगरनी ने इस जाल पर हमारे जल परियों का मंत्र फूंक रखा है। तुम मेरे इस जाल को नहीं खोल सकती। यह जाल सिर्फ एक ही तरीके से खुल सकता है। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें जादुई 3 सोने की नदी नजर आएंगी और अगर तुम मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन के जादुई सोने की नदी से एक एक मटका जादुई सोने की नदी का पानी लेकर आ जाओगी और 3 बार यह मंत्र बोलोगी, ए जादुई सोने की नदी के पानी, यह सुंदर सुनहरी जल परी मुसीबत में है, इसे बाहर निकालो और तभी मैं इस कैद से आजाद हो जाऊंगी। खुशबू उस जल परी की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है और वह उस सुनहरी जल परी के बताई हुई जगह पर जाती है तो उसके सामने जादुई 3 सोने की नदी बह रही थी। तभी वह सुनहरी जल परी की सौतेली माँ से कहती है, आपकी सौतेली बेटी मुसीबत में है, आप अपनी जादुई सोने की नदी से एक मटका पानी दे दीजिए। मैं उस करमजली की मदद नहीं करूंगी, जा यहाँ से। मैं तुझे अपने जादुई सोने की नदी से एक बूंदी पानी नहीं दूंगी। मरती है तो मेरी बला से मर जाए। मैंने पहले ही मना किया था कि उस जादूगरनी के काम में टांग न अड़ाए, लेकिन उसे तो दूसरों की मदद करने का शौक ही बहुत है ना, तो करे दूसरों की मदद, मर जाए। सुनहरी जल परी की सौतेली माँ अपने जादुई सोने की नदी से पानी देने से मना कर देती है। खुशबू जल परी की सौतेली बहन के पास जाती है तो उससे भी यही कहती है, तो वह भी खुशबू को अपने जादुई सोने की नदी से पानी देने से मना कर देती है और वह सोचती है, सुनहरी जल परी के पास ज्यादा समय नहीं है, उनका दम घुट रहा है और उनकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने अपने जादुई सोने की नदी से पानी देने से मना कर दिया। मैं उनकी जान बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सोचकर खुशबू सुनहरी जल परी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वह देखती है कि दोनों माँ बेटी तैयार होकर किसी पार्टी में जा रही हैं। तभी खुशबू इस मौके का फायदा उठाती है और उन दोनों के दूसरे नदी में जाते ही वह छुपकर एक एक मटका दोनों जादुई सोने की नदी से भरती है और भागते हुए सुनहरी जल परी के पास ले जाती है और वहाँ जाकर उस जाल के ऊपर वह पानी फेंक कर कहती है, जादुई सोने की नदी के पानी, यह सुंदर सुनहरी जल परी मुसीबत में है, जल्दी से इसकी जान बचा और इसे इस जाल से बाहर निकाल। खुशबू के 3 बार ऐसा कहने से वह जाल टूट जाता है और सुनहरी जल परी बाहर आ जाती है। तभी समय रहते खुशबू सुनहरी जल परी को उसकी जादुई सोने की नदी में छोड़ देती है। तभी वह खुशबू से कहती है,
खुशबू, तुम बहुत अच्छी हो। कोई अपनों के लिए भी इतना नहीं करता जितना तुमने मेरे लिए किया। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जादू सोने की नदी से बहुत सारी धन दौलत देती हूँ। इतनी धन दौलत कि कभी तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जल परी जी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती और मेरी बहन भी मुझे मनहूस समझती हैं, इसलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे मेरे पिता का कातिल भी समझती हैं। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और प्यार करने वाला भी कोई नहीं है। आप मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? सुनहरी जल परी खुशबू को अपने जादू सोने की नदी में रहने की अनुमति दे देती है और अब खुशबू उसी के साथ रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। खुशबू जादू सोने की नदी के अंदर रह रही थी, तभी वह सुनहरी जल परी के जादू गोले को देखती है तो उसके अंदर उसे अपना गांव नजर आता है। खुशबू खुशी खुशी अपना गांव देख रही थी और अपना घर देखकर वह खुश होती है। तभी वह देखती है कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है और वह बहुत ज्यादा बीमार है। उनके आसपास भी कोई नहीं है। यह देखकर खुशबू घबरा जाती है और वह जल परी से कहती है, जल परी, मैंने अभी अपनी माँ को आपके जादू गोले के अंदर देखा। वह बहुत ज्यादा बीमार है। मुझे मेरी माँ के पास जाना होगा। उनके आसपास भी कोई नहीं है। उन्हें मेरी जरूरत है। मैं आपके पास और नहीं रह सकती। खुशबू, तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें प्यार नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुम अपनी माँ के बारे में इतना सोच रही हो। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम अपनी माँ के पास जा सकती हो और तुम्हारी माँ बीमार है, इसलिए तुम मेरे जादू सोने की नदी से पानी लेकर जाओ और उन्हें पिला देना। देखना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। खुशबू जल परी की जादू सोने की नदी से पानी लेकर जाती है और घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको क्या हो गया और जूही कहाँ है? वह आपके पास क्यों नहीं? मुझे माफ कर दीजिए। आपको मेरी जरूरत थी और मैं आपके पास नहीं थी। खुशबू बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझसे बढ़कर जूही से प्यार किया। तुझे कभी कुछ नहीं समझा और जूही ने मेरे प्यार का मुझे यह सिला दिया। वह मुझे बीमार छोड़कर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चली गई और तूने जैसे ही मुझे बीमार देखा तो तुरंत मेरे पास आ गई। मुझे माफ कर दे मेरी हर गलती के लिए। बेटा, तुम मनहूस नहीं है। कोई भी मनहूस नहीं होता। मुझे समझ आ गया, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। किसी के आने से जाने से कुछ नहीं होता। मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा है। तुझे बचपन से लेकर आज तक कभी प्यार नहीं मिला, लेकिन अब मैं तुझे अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगी। बहुत प्यार दूंगी मेरी बच्ची। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। कमला को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और खुशबू अपनी माँ को जादू सोने की नदी का पानी पिला देती है, जिसकी वजह से वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब खुशबू को उसकी माँ का प्यार मिल जाता है, जिसके लिए वह बचपन से तरस रही थी। इसी तरह खुशबू अपने अच्छे स्वभाव से सुनहरी जल परी की जान भी बचा लेती है और जादू सोने की नदी के पानी से अपनी माँ की बीमारी भी ठीक कर देती है और उसकी माँ का प्यार भी उसे मिल जाता है और वह हंसी खुशी अपना जीवन अपनी माँ के साथ बिताती है।